दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया चल रहा है और इसमें हमने पिछली बार अंग्रेज़ों का देखा था कि किस तरीके से अंग्रेज व्यापारी भारत में आए और वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए वो अब एक ख्वाब पालने लगे थे कि वो भारत में शासन कर सकते हैं। ठीक है, उसी क्रम में आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फ्रांसीसियों का भारत में आगमन, कि फ्रांसीसी किस तरीके से भारत में आए और उन्होंने एक तरीके से काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों को चुनौती दी, लेकिन आखिर में अंग्रेज़ों ने इस चुनौती को भी पार पाया और भारत में जो उनका शासन स्थापित करने का सपना था वो उसकी तरफ तेज़ी से अग्रसर हुए। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फिर बता देता हूँ कि ये जो क्लास है ये यूपीएससी के लिए, यूजीसी के लिए, पीसीएस स्पेशली फॉर एचसीएस एग्ज़ाम्स और एसएससी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हाल ही में एक बदलाव आपने देखा होगा, वो ये है कि एचसीएस में जो प्रीलिम्स होता था वो अब यूपीएससी पैटर्न पर होगा। अर्थात यानी कि इसका मतलब ये है कि प्री में एक तो जीएस था और एक सी सेट था, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट था। अब पहले पिछली बार क्या हुआ था कि इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनी थी, लेकिन अब क्या होगा कि जिस तरीके से यूपीएससी में, आईएएस में क्या होता है कि सिर्फ जीएस के बेस्ड पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी मेंस के लिए, और ये जो सी सेट है ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग होगा। तो ले दे के बात ये है कि इसका निचोड़ ये है कि अब जीएस की वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सी सेट की वेटेज कुछ हद तक घट गई है। इसके पीछे कारण क्या था कि इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। काफ़ी दिनों से जो अभ्यर्थी थे और जो छात्र वगैरह थे उन लोगों की शिकायत थी कि कुछ एक इक्वल प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तो इस पे एचपीएससी ने गौर फरमाया और ये मतलब रिकमेंडेशन दी और सरकार ने इसको अप्रूव्ड भी कर दिया है। तो प्रीलिम्स में जीएस की वेटेज होगी, जीएस बेस्ड पे आपको मेंस का देने का मौका मिलेगा। दूसरा, मेंस में भी अब जो पहले बदलाव आपको पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि 2 जो ऑप्शनल्स होते थे उनकी जगह 1 ऑप्शनल्स कर दिया गया है। जीएस के पेपर्स को बढ़ा दिया गया है, 4 पेपर समथिंग, अभी इन्होंने बिल्कुल क्लियरली पैटर्न दिया नहीं है, लेकिन जीएस के पेपर्स ज़्यादा होंगे। 1 होता है, वहाँ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वटेवर जो भी है। ठीक है, तो जीएस की वेटेज वहाँ भी होगी। सब्जेक्ट एक रह गया, इंग्लिश हिंदी रहेगा। तो ये कुछ बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। आशा करता हूँ आप इन्हें समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पे आने से पहले फिर मैं वही कहता हूँ कि लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। कुछ असर हुआ भी है तो उसके लिए जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया उसका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ हम एक मोटिवेशन लेवल पे बात कर रहे हैं, मोटिवेशन लेवल के लिए ही हम कर रहे हैं, ताकि आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान और हम भी आपके से जुड़े हुए महसूस करेंगे। तो टॉपिक को अब हम शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो फ्रांसीसी, कि किस तरीके से फ्रांसीसी भारत में आए और उन्होंने अंग्रेज़ों को किस हद तक चुनौती दी। फ्रांसीसी, देखिए, फ्रांसीसियों को समझने से पहले हम फ्रांस की स्थिति को समझ लेते हैं। फ्रांस में उस समय पर लुई 14 का शासन था और इनके एक मंत्री होते थे जिनका नाम था कोलबर्ट, और इस कोलबर्ट की वहाँ के जो वित्तीय सुधार थे यानी कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उन्हीं वित्तीय सुधारों के क्रम में जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारत में गए, पुर्तगाली भारत में गए और वहाँ एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और वहाँ के देश को इसका बेनिफिट मिल रहा है, उनके देश में जो विकास गति है वो तीव्र हुई है, तो इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने फ्रांसीसियों को भी प्रोत्साहित किया कि आप लोग वहाँ भारत में जाएं तथा वहाँ पर व्यापार की संभावनाओं की तलाश करें और व्यापार करें, और इसके लिए सरकार आपको सहयोग करेगा। और उसी क्रम में 1664 में एक कंपनी स्थापित की गई जिसका नाम था द इंड ओरिएंटल। द इंड ओरिएंटल, द इंड ओरिएंटल, जिसे हम
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब ये कंपनी अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे कुछ डिफरेंट थी कि वो एक प्राइवेट कंपनी थी। वहाँ पर 70 लोगों की भागीदारी थी और उसमें ब्रिटेन की महारानी भी इन्वॉल्व थी, जबकि ये कंपनी सरकार की थी, यानी कि एक सरकारी कंपनी थी, यानी कि इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ था। तो ये एक सरकारी कंपनी थी। अब इसी क्रम में 1667 में जो पहला फ्रांसीसी था जो भारत में आया वो था फ्रैंक कैरो। फ्रैंक कैरो भारत में आए। और उन्होंने, और इसी क्रम में अगली जो चीज़ है 1668 से शुरुआत होती है फ्रांसीसी फैक्ट्रियों की स्थापना। तो पहली जो फ्रांसीसी फैक्ट्री खोली गई थी वो 1668 में खोली गई थी और ये फैक्ट्री खोली गई थी सूरत में। उसके नेक्स्ट कुछ दिनों बाद ही, यानी कि अगले साल ही, एक और फैक्ट्री की स्थापना की गई जिसका नाम था मसूलीपट्टनम में। तो 1668 में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कंपनी स्थापित की जिसका नाम था, जो सूरत में खोली गई थी। 1669 में दूसरी फैक्ट्री खोली गई थी, वो थी मसूलीपट्टनम में। और इसी क्रम में 1674 में इन्होंने 2 फैक्ट्रियां स्थापित की। इनमें एक फैक्ट्री थी पांडिचेरी। और ये जो फैक्ट्री थी पांडिचेरी 1674 में, ये एक्चुअली वलीकोंडा था, एक जगह वलीकोंडा के सूबेदार शेर खान लोदी से लीज पर ली गई, यानी कि जगह किराए पर ली गई जगह पर खोली गई थी। तो ये वलीकोंडा के सूबेदार इसे ली गई जगह पर खोली गई थी। ठीक है, तो ये पांडिचेरी थी और यही पांडिचेरी आगे जाकर इनका मुख्यालय भी बनेगा। तो यानी कि पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय था। उसके बाद इसी साल 1674 में ही चंद्रगिरी में भी फैक्ट्री खोलने की अनुमति इनको मिलती है। ये जो चंद्रगिरी है ये बंगाल में, और बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से इन्होंने जगह ली थी। से जगह लेकर खोली थी। हालांकि ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री 1692 में बनकर तैयार हो गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों ने अपने आप को बहुत जल्दी धीरे धीरे भारत में स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान में अगर आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद इनकी जो विकास है वो रुक गया। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी इसके बाद नहीं बढ़ पाई। इसके पीछे भी जो कारण था वो एक अंतर्राष्ट्रीय कारण था, यानी कि फ्रांस का देश की कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि यहाँ की जो कंपनी थी इसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला। चूंकि मैंने बताया था कि ये एक सरकारी कंपनी थी, तो ये सरकारी मदद पर ही आश्वस्त थी, सरकारी पूंजी पर ही आश्वस्त थी। अब वहाँ अगर समस्या आई है तो सीधी सी बात है, फ्रांस की इस यहाँ पर जो कंपनी है, सरकारी कंपनी, तो इसको भी उस अव्यवस्था का शिकार होना पड़ेगा। अगर आप वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हैं तो 1672 से लेकर 1713 तक फ्रांस का हॉलैंड के साथ युद्ध चलता है, और उसी कारण से जो फ्रांस है वहाँ एक अव्यवस्था की स्थिति फैल जाती है, और इसी के परिणाम स्वरूप
फ्रांसीसी कंपनी में भी एक अव्यवस्था की स्थिति फैल जाती है। और इसी वजह से यहाँ पे जो इन्होंका विकास क्रम जो बहुत तेज़ी से चल रहा था वो कुछ हद तक रुक जाता है, कुछ हद तक क्या, काफ़ी हद तक रुक जाता है। और 1720 में वहाँ पर जब परिस्थितियाँ सुधरती है तो यहाँ पे दोबारा से इनको एक रीगेन मिलता है, यानी कि दोबारा से ये लोग अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। तो 1672 से लेकर 1713 तक हॉलैंड का फ्रांस के साथ युद्ध चला था। और इसी के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक अव्यवस्था की स्थिति। और इसका प्रभाव फ्रांस की सरकारी कंपनी पर पड़ा, फ्रांसीसी कंपनी पर भी पड़ा। तो ये एक स्टेज थी। अब ये हम सेकंड स्टेज की बात करने जा रहे हैं कि सेकंड स्टेज में जब 1720 में फ्रांस में सुधार होता है तो यहाँ पर भी सुधार होगा, इस कंपनी में भी सुधार होगा। और इसी के कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना एक नाम चेंज किया, ईस्ट इंडिया सरकार चिरस्थायी कंपनी, ईस्ट इंडिया चिरस्थायी कंपनी के नाम में अपना नाम परिवर्तित किया और यहाँ पर कुछ और नई कंपनियाँ स्थापित की, नई फैक्ट्रियाँ स्थापित की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में परिवर्तन। और इसका नाम हुआ ईस्ट इंडीज चिरस्थायी कंपनी। अब ये चिरस्थायी ऐसा लगता है कि जैसे मतलब नाम नहीं है, धक्के से हम, हो सकता है ये इसकी ट्रांसलेशन हो, आपको इतना इसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या था, लेकिन हमें इसका विकास क्रम जरूर याद रखना चाहिए। और इसी विकास क्रम में ईस्ट इंडिया चिरस्थायी कंपनी हुआ और इन्होंने कुछ फैक्ट्रियां स्थापित की, जैसे कि 1721 में मॉरिशस में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, मॉरिशस में। और इसके नेक्स्ट क्रम में 1725 में माही, यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की। माही कहाँ है? अगर आज मैं माही की बात करता हूँ तो ये मालाबार कोस्ट जो है, मालाबार तट है केरला में, वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित है। और इसी क्रम में इन्होंने जो तीसरी फैक्ट्री थी 1739 में कारिकल, यहाँ पर स्थापित की। कारिकल यानी कि पांडिचेरी। यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्रांसीसियों ने जो एक बार उनका विकास रुक गया था, लेकिन फिर बहुत जल्दी जब फ्रांस में स्थितियों में सुधार हुआ तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि स्थितियों में काफ़ी हद तक सुधार हुआ। और उसी क्रम में उन्होंने द्वितीय चरण में यानी कि सेकेंड स्टेज में 1721 में मॉरिशस में फैक्ट्री स्थापित की, 1725 में माही मालाबार तट पर जो स्थित है केरला में स्थापित की, और 1739 में कारिकल। अब तक देखा जाए तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंदता नहीं थी, लेकिन एक घटना ऐसी घटती है जिसने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को आमने सामने ला दिया। न सिर्फ अंग्रेज और फ्रांसीसियों को, बल्कि भारत में हर छोटे मोटे राजा को भारत की सत्ता पर काबिज होने का एक स्वप्न दिखा दिया। वो कौन सी घटना थी जिसने पूरी भारतीय राजनीति को बदल दिया, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। 1739 में एक घटना घटी जिसके कारण पूरी भारतीय राजनीति में परिवर्तन आ जाता है। और जो मुगल साम्राज्य, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसे हराना असंभव है, अब तक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भी कभी
जितने भी लोग यहाँ पर थे, बेशक वो अंग्रेज हों, फ्रांसीसी हों, या फिर और जो स्थानीय राजा थे, बेशक बंगाल में सूबेदार हो या कोई भी हो, वो ये मान के चला था कि मुगल्स के सामने आप सीधा खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि मुगल साम्राज्य बहुत ताकतवर है। लेकिन जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, और उस समय पर जो राजा थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। करनाल का युद्ध आप इसे कहते हैं, का रंगीला। तो साथी युद्ध, और ये युद्ध हुआ था करनाल में। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य की कमजोरियां सबके सामने आ गई। इस युद्ध में देखा कि किस तरीके से एक नादिर शाह जो बाहर से आता है और वो यहाँ पे लूट खसोट करता है, और उसके सामने मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल सम्राट है वो घुटनों के बल आ जाते हैं, और नादिर शाह दिल्ली सहित पूरे भारत में जी भर के लूट खसोट करता है। तो इस घटना ने मुगल साम्राज्य की कमियों को भारत में सामने ला दिया, और इसी के परिणाम स्वरूप मैंने बताया कि हर छोटे से छोटा राजा अपने आप को भारत की सत्ता पर काबिज करना चाहता था। और इसी क्रम में अंग्रेज और फ्रांसीसी भी ये सपना देखने लगे कि हम भारत की सत्ता पर क्यों काबिज नहीं हो सकते, भारत में जो राजा इनकी कमजोरियों को फ़ायदा उठाया जाए और हम भारत की सत्ता पर काबिज हों। और इसी क्रम में अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आ गए। हालांकि सिर्फ ये एक कारण नहीं है जिसकी वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आए हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने रहे, और इसके प्रभाव आपको यहाँ पर भी देखने को मिला कि यहाँ जो अंग्रेजी कंपनी थी और फ्रांसीसी कंपनी थी वो भी अपने आप को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी मानती थी। और इस वजह से ये दोनों फैक्टर ऐसे थे जिस वजह से पूरे के पूरे ये जब तक इनमें से कोई एक अपने घर को नहीं लौट गया तब तक ये अपने आप मतलब एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बनी रही। तो इसी क्रम में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटका के युद्ध होते हैं, और वो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये कौन कौन से कर्नाटका के युद्ध थे, कब हुए थे, और क्या कारण थे, किस वजह से हुए थे, और इस युद्धों का परिणाम क्या हुआ और इनका प्रभाव क्या पड़ा, उसको हम अब अध्ययन करते हैं। और ये युद्ध ही अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो अब हम इन पर विस्तृत चर्चा चलते हैं क्यों हुए। मैंने बताया कि 1739 में जब मुगल सम्राट ये मोहम्मद शाह रंगीला की कमजोरियां सामने आ गई और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के दोनों के मन में ये स्वप्न पलने लगा कि हम भारत की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। और यही एक कारण था जिस वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसी 3 कर्नाटक युद्ध में आमने सामने आए, और जिनमें किसको विजय हुई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, और क्या कारण थे जिस वजह से एक पक्ष को विजय का सामना करना पड़ा और जबकि दूसरे पक्ष को हार का सामना करना पड़ा। पहला जो कर्नाटक युद्ध होता है वो 1746 से 1748 के बीच में रहता है, एक चीज़। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है वो 1749 से 54 के बीच में रहता है। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है वो 1756 से 1763 के बीच में होता है। अब अगर आप इनके कारणों को जानना चाहें, जो पहला कर्नाटक युद्ध था और तीसरा कर्नाटक युद्ध था, ये जो कारण थे ये यहाँ के आंतरिक कारण नहीं थे बल्कि बाह्य कारण थे, जो यूरोप में और अन्य जगह पर विश्व में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। वही कारण पहले कर्नाटक युद्ध और तीसरे कर्नाटक युद्ध के बने थे, जबकि दूसरे कर्नाटक युद्ध के कारण आंतरिक परिस्थितियां थी। तो बात आ जाती कि पहला, एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ ही नहीं। पहला कर्नाटक युद्ध हम इसलिए करते हैं ताकि इतिहास में एक क्रम जारी रहे, इतिहास में एक निरंतरता जारी रहे, तो इस वजह से हम इस पहले कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। दूसरा, ये जो युद्ध था ये कई छोटे छोटे युद्ध का समूह था जिसे हम पहले कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरे, ये कई छोटे छोटे युद्धों का समूह था। एक चीज तो ये। दूसरी चीज,
इसकी कारण क्या थे? इसके कारण थे यूरोप में, अमेरिका में और अन्य जगह पर भारत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण, जो बाह्य कारण था, वो था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के सामने आ गए थे। उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अब इसी का प्रभाव क्या पड़ा कि कुछ आंतरिक कारण भी हुए। और आंतरिक कारण क्या था कि एक अंग्रेज अधिकारी थे वॉर्नेट, उन्होंने फ्रांसीसियों के शिप्स को पकड़ लिया। अब फ्रांसीसियों की शिप्स को पकड़ लिया तो इस बात से फ्रांसीसी काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने मद्रास पर हमला कर दिया। मद्रास पे, अच्छा उस समय पे अंग्रेज़ों के फ्रांसीसियों के गवर्नर्स की ओर बात करता हूँ। आप इन 3 युद्धों में देखेंगे कि फ्रांसीसियों के अलग अलग गवर्नर रहे हैं और जो फ्रांसीसी कंपनी की जो सफलता थी उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था डुप्ले का। और डुप्ले की नीतियां ही ऐसी थी कि जिस वजह से फ्रांसीसी कंपनी भारत में सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने लगी। लेकिन जैसे ही डुप्ले की वापसी हुई ये सपना भी उनके साथ टूट गया। दूसरा ये कहा जाता है कि जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, इन्होंने ही सबसे पहले सरकारी हस्तक्षेप यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप की शुरुआत की थी। यानी कि एक दूसरे को बिड़वाओ और फिर राज करो, यानी कि इन्होंने ही फूट डालो राज करो की जो नीति थी वो भारत में उतारी थी। और इसी नीति का आगे अंग्रेजों ने क्रियान्वयन किया और एक लंबे समय तक भारत में राज भी किया। ये जो 3 मैंने बताया गवर्नर है, इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था उसको मैं बता देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और अगर आप इन युद्धों का टाइम पीरियड देखेंगे और उन फ्रेंच गवर्नर्स का टाइम पीरियड देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजीली समझ भी आएंगी। जैसे कि पहले युद्ध का टाइम मैंने बताया कि 1746 से 1748, ये है। और इसी प्रकार से जो डुप्ले है, अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से माने जाते हैं। अब यूपीएससी या पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, वहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ये आज भी एसएससी में और जो छोटे मोटे एग्जाम्स है रेलवे वगैरह के उनमें फेवरेट क्वेश्चंस बने हुए हैं। कि कई बार डुप्ले का कार्यकाल पूछा जाता है कि डुप्ले का कार्यकाल कब से कब तक के बीच में था। तो डुप्ले भारत में 1741 से लेकर 1754 तक रहे थे। उसके बाद गोडू, (1754 से 1758 तक के बीच में रहे थे। उसके अलावा काउंट लाली 1758 से 63 के बीच में काउंट लाली रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पहला युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच में चलता है, दूसरा 1749 से 54 तक के बीच में, और जो तीसरा युद्ध है वो 1756 से 63 के बीच में। पहला 1741 डुप्ले का जो कार्यकाल है वो 1741 से 1754 के बीच में। गोडू जो है उसका कार्यकाल 1754 से 58 के बीच में रहता है। और जो काउंट लाली है इनका जो कार्यकाल है वो 1758 से 63 के बीच में रहता है। अब मैंने इसमें बाह्य कारण आपको बता दिया था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने थे और इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिकारी वॉर्नेट ने फ्रांसीसियों के जहाज़ों को पकड़ा।
जहाज़ों को पकड़ा। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि वॉर्नेट ने जब इनको पकड़ा तो इसका परिणाम क्या हुआ कि मद्रास पर अधिकार कर लिया फ्रांसीसियों ने, यानी कि डुप्ले ने इसका आदेश दिया कि, और ये काम उन्होंने मॉरिशस के गवर्नर की सहायता से किया। यानी कि मद्रास पर अधिकार किया इन्होंने, डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर की सहायता लेकर। और मद्रास पर अधिकार का क्या कारण था? मद्रास पर अधिकार का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि यहाँ पर अंग्रेजों की कंपनी स्थापित थी, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब उसी समय पे जो ये मद्रास है ये कर्नाटका राज्य के अंदर आता था। अब यहाँ पर जो इनका नवाब था अनवरुद्दीन, उसने कहा, इस वजह से जब ये मद्रास पर अधिकार कर लिया तो यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने हो गए और युद्ध की स्थिति बन गई। अब वहाँ पर जो स्थानीय राजा था, यानी कि मद्रास जो है वो कर्नाटका रीजन के अंदर आता था, और कर्नाटका रीजन के अंदर आने के कारण यहाँ का जो स्थानीय नवाब था वो था अनवरुद्दीन साहिब। अनवरुद्दीन कर्नाटका का नवाब था अनवरुद्दीन। तो उन्होंने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को कहा कि आप अपनी यथास्थिति बहाल करें ताकि इस इलाके में शांति रहे। लेकिन डुप्ले ने अनवरुद्दीन को कहा कि सर आप शांति बनाए रखें, मतलब ये कि आप मतलब इस मामले में दखल अंदाजी मत करें, क्योंकि मद्रास जीतने के बाद मैं आपको ही दूंगा। तो ये बात कुछ हद तक, थोड़े दिन तक के लिए तो अनवरुद्दीन मान गया, लेकिन जब उन्होंने आगे देखा कि ऐसी कोई नीयत डुप्ले की दिखाई नहीं दे रही, तो इसी के कारण अनवरुद्दीन और डुप्ले की जो सेनाएं थी वो आमने सामने आ गई। और ये एक युद्ध हुआ, एक जगह पर ये युद्ध हुआ 1748 में, जिसे हम सेंट थॉमे का युद्ध कहते हैं। सेंट थॉमे का युद्ध। अब इस युद्ध ने फ्रांसीसियों को एक आत्मविश्वास दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस युद्ध में जो अनवरुद्दीन थे इनकी 10,000 सेना थी, और जबकि फ्रांसीसियों की यानी कि डुप्ले के पास जो टोटल सेना थी वो 1,000 के आसपास थी, और उसमें से भी 300 फ्रांसीसी थे, 700 और थे। तो अब इसमें कोई भी देख के बताएगा कि सर अनवरुद्दीन को तो जीतना तय था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और इस युद्ध में अनवरुद्दीन की करारी हार हुई, और जबकि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इनको हरा दिया। अब ऐसा क्या कारण था कि ये 10,000 सेना के जो है 1,000 की सेना 10,000 के ऊपर पड़ गई? कारण ये था कि अनवरुद्दीन की जो सेना थी वो परंपरागत तरीके से लड़ रही थी, यानी कि हाथियों पर लड़ रही थी और तोप वगैरह लेके जो भी है परंपरागत तरीके थे उस तरीके से लड़ रही थी। जबकि डुप्ले की जो सेना थी वो एक प्रशिक्षित सेना थी, एक अनुभवी सेना थी, एक अनुशासित सेना थी, और छापामार युद्ध में इस सेना का कोई मुकाबला नहीं था। इसी वजह से अनवरुद्दीन की जो सेना है वो हार गई, और जबकि डुप्ले की जो सेना थी वो जीत गई। और इस युद्ध ने कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों को एक आत्मविश्वास दिया, और उन्हें ये लगा कि हाँ, हम भारत में भारतीय राजाओं को हरा सकते हैं। क्योंकि इसके सामने अभी एक दूसरी और कमी जो थी भारतीय राजाओं के सामने आने लगी थी कि उनकी जो सेना थी वो यूरोपियन सेनाओं के मुकाबले में आधुनिक नहीं थी, तकनीकी स्तर पर बहुत कमज़ोर थी। तो यहाँ पे खैर डुप्ले को एक आत्मविश्वास मिला, और ये जो युद्ध है इसकी जो परिणति है, यानी कि ये युद्ध समाप्त एक संधि पर जाकर होता है जिसको हम एला शापेल की संधि कहते हैं। एला शापेल की संधि। इस एला शापेल की संधि में ये युद्ध समाप्त हुआ, और इस युद्ध के तहत क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो उनके जहाज थे वो वापस लौटा दिए, और फ्रांसीसियों ने इन्हें मद्रास वापस दे दिया। तो इस प्रकार से ये युद्ध समाप्त हुआ, और एला शापेल की संधि अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में होती है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने देखी कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही थी और कैसे मतलब अपने आप को व्यवस्थित किया फ्रांसीसियों ने। हालांकि ये संधि हो गई थी, मद्रास और
इनको वापस मिल गया अंग्रेजों को, इन्हें इनके जहाज मिल गए। तो यानी एक तरीके से शांति की स्थापना भारतीय क्षेत्र में हो जानी चाहिए थी। परंतु सभी जानते थे कि ये सिर्फ एक अस्थायी संधि है, यानी कि इसने अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा थी इसको घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया, और जो दुश्मनी थी और जो दुश्मनी की खाई थी वो काफ़ी हद तक और गहरी होती गई। तो इसी का परिणाम था कर्नाटका का दूसरा युद्ध। अब ये कर्नाटका के दूसरे युद्ध के बारे में मैंने बताया कि ये जो युद्ध है ये कोई बाह्य परिस्थितियों के कारण नहीं हुआ, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये युद्ध हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आकर खड़े हो गए। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण से अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आकर खड़े हुए, अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कर्नाटका का जो दूसरा युद्ध था, अब आपको पता है कि मुगल एक बहुत बड़ी ताकत थे और मुगलों के अधीन हैदराबाद आता था। तो जो हैदराबाद था वो मुगलों के अधीन आता था और हैदराबाद साम्राज्य के अधीन कर्नाटका आता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुगल सबसे ऊपर थे और हैदराबाद इनके अधीन आता था। तो मुगलों यहाँ हैदराबाद में मुगल सूबेदार बैठता था और इसी प्रकार से जो कर्नाटक था वहाँ पे उप सूबेदार बैठता था, यानी कि जो हैदराबाद का सूबेदार है वो यहाँ पर जाकर बैठता था। यानी कि मुगल सूबेदार हैदराबाद में बैठे और कर्नाटका में हैदराबाद का सूबेदार बैठता था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य एक तरीके से वीक पड़ने लगा, पतन हो गया उसका। तो इस वजह से हैदराबाद ने और कर्नाटका ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। कर्नाटका ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। अब हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद की जो स्थापना है वो 1724 में निजामुल्क आसफ जहां ने की थी। तो हैदराबाद की स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जहां ने की थी। आसफ जहां ने की, और ये एक वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक बेहतर प्रशासक थे, एक काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, और इनके समय में कोई भी किसी प्रकार की आपको ऐसी परिस्थिति देखने को नहीं मिलेगी कि जिस वजह से टकराव हो। तो लेकिन 1748 में यहाँ पर मृत्यु हो जाती है इनकी, और मृत्यु के बाद नासिर जंग जो इनका पुत्र है उसको शासक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन हैदराबाद के जो नाती हैं, यानी आसफ जहां के जो नाती हैं मुजफ्फर जंग, वो भी क्लेम करते हैं कि मैं हैदराबाद का शासक हूं। यानी कि सत्ता को लेकर, गद्दी को लेकर एक प्रकार से मामा और भांजे में थन जाती हैं। और वो जो दूसरे थे वो थे मुजफ्फर जंग। ये मुजफ्फर जंग जो हैं इनके भांजे लगते थे रिश्ते में, ठीक है। अब ऐसी ही कुछ घटना यहाँ पे कर्नाटका में भी उत्तराधिकार को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अनवरुद्दीन और उनकी जो बहनोई थे चंदा साहेब, यहाँ पे भी उत्तराधिकार की लड़ाई देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो परिस्थिति सामने आई वो क्या थी? हैदराबाद, तो हैदराबाद में थे दो, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। सेम यही परिस्थिति कर्नाटक में भी, अभी मैंने बताया आपको, एक थे अनवरुद्दीन और मुजफ्फर जंग। अब देखा जाए तो यहाँ जो
पहलू बनते हैं वो दो बनते हैं, लेकिन यहां एक तीसरा और पहलू था, वो थे डुप्ले। अब डुप्ले ये सारी परिस्थितियां देख रहे थे कि किस प्रकार से हैदराबाद में और कर्नाटका में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई चली हुई है। तो डुप्ले ने सोचा क्यों ना हम इनके मामले में हस्तक्षेप करें और एक पक्ष का साथ दें, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारा फायदा होगा। लेकिन दूसरा डुप्ले के दिमाग में ये था कि यार ये एक घर का मामला है और इस मामले में कोई हमारा भी हमें क्यों एक तरीके से हमारा साथ लेना क्यों चाहेगा, क्योंकि हम ना तो इस राज्य के हैं और राज्य छोड़िए हम तो भारत के भी नहीं हैं, तो क्यों वो इस मामले में हमारा साथ लेना चाहेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी डुप्ले ने सोचा क्यों ना एक असफल प्रयास कर लिया जाए, और जैसे ही उन्होंने कर्नाटका में मुजफ्फरजंग से बात की, सॉरी कर्नाटका में चंदा साहेब से बात करी और यहाँ पर मुजफ्फरजंग से बात की, तो ये दोनों तैयार हो गए और इन दोनों ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है कि हम डुप्ले का साथ पाकर अपनी अपनी सत्ता पर काबिज हो सके और अपने प्रतिद्वंदी को धकेल दे। तो अब एक पक्ष बन जाता है, यानी कि मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी, ये एक पक्ष बन जाता है और ये लोग कर्नाटक में आक्रमण कर देते हैं। किस पर? अनवरुद्दीन पर। अनवरुद्दीन पर। और इस युद्ध को बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी एक पक्ष थे और दूसरा पक्ष था अनवरुद्दीन, और ये अंबूर का युद्ध होता है। और ये जो युद्ध होता है वो 1749 में होता है। और इस युद्ध में ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर तो ये तीन लोग हैं और यहाँ पर अनवरुद्दीन है, और अभी आपने देखा कि कर्नाटका के पहले युद्ध में अनवरुद्दीन को तो डुप्ले ने हरा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अनवरुद्दीन की हार होती है और अनवरुद्दीन मारा जाता है। लेकिन अनवरुद्दीन का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद अली, और वो मौका पाकर तिरुचिरापल्ली भाग जाता है। तिरुचिरापल्ली भाग जाता है। अब देखा जाए तो फिर यानी कि इस प्रकार से कर्नाटका में चंदा साहिब को सत्ता प्राप्त हो जाती है। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ डुप्ले। डुप्ले की सहायता से इन्हें सत्ता प्राप्त हो जाती है। तो यानी कि कर्नाटका पे अब जो स्थिति है, यानी कि कर्नाटक में राजा कौन होगा? कर्नाटक में राजा होगा चंदा साहिब, और विद द हेल्प ऑफ डुप्ले। और चंदा साहिब अपनी जो राजधानी बनाते हैं वो बनाते हैं कर्नाटक में आरकट को। चंदा साहिब राजधानी बनाते हैं आरकेट को। अब तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो कर्नाटका में डुप्ले ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये जो राजा बनाया था ये तो चंदा साहिब मतलब फ्रांसीसियों की सहायता से ही बना था। अब ये चीज़ अंग्रेज भी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे देखते देखते कर्नाटका जैसा बड़ा राज्य फ्रांसीसियों ने बहुत आसानी से अपने कब्जे में कर लिया। तो इधर ये चीज़ नासिर जंग भी देख रहा था। नासिर जंग को लगा कि अब दूसरा हमला तुम्हारे पर होगा, तो इसलिए वो अंग्रेजों के साथ चला गया। और अंग्रेजों को भी लगा था कि अब फायदा ये है कि हम क्यों ना नासिर जंग का साथ दें, और एक तरीके से हैदराबाद को पर नासिर जंग अपना सत्ता बचाए रखना चाहता था या स्थापित करना चाहता था। तो अब इसी क्रम में कर्नाटका का दूसरा युद्ध भी आ जाता है। यानी कि मैंने अभी बताया कि जितने भी ये कर्नाटक के युद्ध हुए, ये कोई एक युद्ध नहीं हुआ, ये छोटे छोटे युद्धों का समूह था। तो इसी क्रम में 1750 में कर्नाटक का एक और युद्ध आपको देखने को मिला। और अब जो था, अंग्रेज थे और यहां नासिर जंग था।
जबकि दूसरी साइड मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी थी। अब शुरू में तो नासिर जंग ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में नासिर जंग की सेना में भगदड़ मच जाती है और नासिर जंग इस युद्ध में मारा जाता है। तो यानी कि देखा जाए तो फिर यहाँ पर शासन किसके पास होगा, यहाँ पर जो शासक बनेगा वो मुजफ्फर जंग बनेगा। यानी कि ये नासिर जंग मारे जाते हैं और मुजफ्फर जंग राजा बन जाते हैं। तो यहां पर राजा कौन है, यहां पर राजा चंदा साहिब बनते हैं। ये किसकी सहायता से बनते हैं, डुप्ले की सहायता पे। यहां पे राजा बन जाते हैं मुजफ्फर जंग विद द हेल्प ऑफ डुप्ले। तो इस प्रकार से दो बड़े राज्य कर्नाटक और हैदराबाद अप्रत्यक्ष तौर पर किसके हाथ में आ जाते, फ्रांसीसियों के हाथ में आ जाते, क्योंकि यहाँ पर जो नवाब थे वो दोनों नवाब फ्रांसीसियों की सहायता से ही राजा बने थे। और इसके एवज में बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रांसीसियों को बहुत बड़े पैमाने पर धन दिया गया, फ्रांसीसियों को बड़े पैमाने पर गिफ्ट दिए गए, उत्तरी सरकार की जमींदारी दी गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनको दी गई और जिस वजह से फ्रांसीसियों ने अपनी स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ कर लिया गया। और अंग्रेजों ने देखा कि ये तो यार मतलब पूरी की पूरी बाजी पलट रही है और कहीं ना कहीं अंग्रेज अपने आप को इस मामले में पीछे मान रहे थे। लेकिन अब आगे कहानी क्या होती कि थोड़ा सा पांडिचेरी के पास आकर बदकिस्मती मुजफ्फर जंग को मिलती है और मुजफ्फर जंग की हत्या हो जाती है और मुजफ्फर जंग का उत्तराधिकारी सलार जंग यहां पर राजा बनता है। पांडिचेरी में मुजफ्फर जंग की हत्या और सलार जंग यहां पर राजा बनता है। अब यहां पर राजा कौन है, यहां पर राजा है चंदा साहिब और यहां पर राजा है मुजफ्फर जंग का उत्तराधिकारी सलार जंग, ये राजा बनता है। अब देखा जाए तो अभी भी चंदा साहिब खामोश नहीं थे। चंदा साहिब को लग रहा था कि कभी ना कभी ये जो अनवरुद्दीन का लड़का है जो तिरुचिरापल्ली भाग गया था, ये आप पर हमला करेगा और ये आपको सत्ता से विस्थापित कर सकता है। तो इसीलिए उसने फ्रांसीसियों की सहायता से ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम तिरुचिरापल्ली जाकर इसे मार दें, ठीक है, ताकि अपनी सत्ता को बरकरार रखा जा सके और शांतिपूर्वक तरीके से वो अपना शासन चला सके। उधर मोहम्मद अली को भी लग रहा था कि तुम्हें तिरुचिरापल्ली आकर मार दिया जाएगा और अंग्रेजों के पास भी इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था कि वो मोहम्मद अली के साथ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का साथ दिया और यहाँ चंदा साहिब और फ्रांसीसी साथ थे और ये जो चंदा साहिब और ये फ्रांसीसी तिरुचिरापल्ली की तरफ इसको मारने के लिए दौड़ पड़े। तो तिरुचिरापल्ली मोहम्मद अली का साथ दिया किसने, अंग्रेजों ने। और जबकि चंदा साहिब का साथ दिया फ्रांसीसियों ने। अब यहां पर एक और व्यक्ति की भूमिका सामने आती है। यहां डुप्ले तो था ही था, एक क्लर्क होता था जिसका नाम था क्लाइव, जो आगे जाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, एक बंगाल का गवर्नर भी बनेगा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसने ये कहा कि क्यों हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि चंदा साहिब और फ्रांसीसी आएंगे और हमारे साथ युद्ध करेंगे, क्यों ना हम चंदा साहिब की राजधानी यानी कि कर्नाटका की राजधानी आर्केट पर हमला कर दें। और ये बात क्लाइव की अंग्रेजों को पसंद आई और उन्होंने चंदा साहब की राजधानी आर्केट पर हमला कर दिया। और आर्केट पर हमला करने, और आप देखिए फिर 500 से 700 सैनिक थे अंग्रेजों के पास और उसको जाके ये आर्केट को जीत लेते हैं। और बाद में फिर ये तिरुचिरापल्ली जाते हैं और तिरुचिरापल्ली से ये मोहम्मद अली को भी बचा लेते हैं और यहाँ पर चंदा साहिब की मृत्यु हो जाती है। तो इस तिरुचिरापल्ली के युद्ध में मोहम्मद अली बच जाता है और चंदा साहब की हत्या हो जाती है।
हत्या हो जाती है। तो कहने का परिणाम ये है कि परिणाम फिर इस युद्ध का क्या हुआ, इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि हैदराबाद में और कर्नाटका में जो सत्ता स्थापित होती है, हैदराबाद में सालार जंग आते हैं और कर्नाटका में अंग्रेज समर्थक मोहम्मद अली नवाब बनता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हैदराबाद फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया और जबकि कर्नाटक जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और इसी का परिणाम क्या आपको देखने को मिलता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने एक संधि करते हैं। मतलब इस युद्ध का जो परिणाम होता है, जिसकी शुरुआत आंतरिक परिस्थितियाँ यानी कि राज्यों की राजनीति में दखलंदाजी के साथ शुरू होता है, उस युद्ध का परिणाम होता है पांडिचेरी की संधि। ये जो संधि होती है ये 1755 में होती है। अब चूंकि युद्ध आंतरिक कारणों से लड़ा गया था तो सीधी सी बात है, ना तो अंग्रेज सरकार का, जो ब्रिटेन में बैठी अंग्रेज सरकार था, उसका कोई रोल था और ना ही रोल फ्रांसीसियों का था। तो ऐसी स्थिति में ये जो संधि होती है ये भी अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में होती है, ना कि अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत या फ्रांसीसी सरकार के बीच में होती है। और इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ की जो सरकार है वो पांडिचेरी की संधि को मान्यता नहीं देती है। तो ये जो संधि है ये अगर कोई पूछे तो सिर्फ अंग्रेजी कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी के बीच में होते हैं। और इस संधि का परिणाम क्या होता है? इस संधि का परिणाम ये होता है कि हम भविष्य में कभी भी राज्यों की राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम सिर्फ व्यापार से मतलब रखेंगे। दूसरा जो होता है इस संधि का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है वो है डुप्ले की वापसी। उधर डुप्ले की वापसी में कुछ कारण ये भी थी कि फ्रांस की सरकार वहाँ से थोड़ा सा जो डुप्ले था उसके कामकाज से सही संतुष्ट नहीं थी। उनको लग रहा था कि ये कुछ राजनीतिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, व्यापारिक मामलों में कम करते हैं। तो डुप्ले की वापसी हो जाती है और यहाँ पर जो ये संधि होती है ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल गोडू करते हैं। तो यानी कि गोडू के नेतृत्व में ये गोडू फ्रांसीसी गवर्नर ये करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों के सारे जो रास्ते थे वो धीरे धीरे साफ होते जा रहे थे। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको जो है देखने को सामने आई होगी। तो यहाँ पर कर्नाटका के दूसरे युद्ध की समाप्ति होती है। अब हम कर्नाटका के तीसरे युद्ध की तरफ भागते हैं। कर्नाटका का तीसरा युद्ध, कर्नाटका के इस तीसरे युद्ध को हम काफी नामों से जानते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 7 सालों तक लंबा युद्ध चला है। और दूसरा, इसे प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1919 तक चला था, उससे पहले इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विश्व के कई भागों में एक साथ लड़ा जा रहा होता है। अगर आप देखेंगे अमेरिका में भी ये युद्ध लड़ा जा रहा होता है, यूरोप में भी ये युद्ध लड़ा जा रहा होता है और भारत में भी ये युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा जा रहा होता है। तो इसी वजह से इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है और प्रथम विश्व युद्ध होने से पहले इसे प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी जाती थी। दूसरा, इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का भी मैंने बताया कि कारण बाहरी कारण था कि यूरोप, अमेरिका और अन्य जगह पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंदिता। अमेरिका, यूरोप व विश्व के अन्य भागों में अंग्रेज व फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंदिता। ये एक कारण होता है और ऑब्वियस सी बात है इसका इफेक्ट भारतीय राजनीति पर भी पड़ेगा। भारत में जो फ्रांसीसी और जो अंग्रेजी कंपनी है उनकी प्रतिद्वंदिता पर भी पड़ेगा। और शुरुआत होती है 1758 में। 1758 में मद्रास में जो अंग्रेजों का किला होता है, जिसको हम फोर्ट सेंट डेविड का किला बोलते हैं,
डेविड के किले पर काउंट लाली, जो कि अगले गवर्नर जनरल होते हैं फ्रांसीसियों की तरफ से, ये कब्जा कर लेते हैं। तो युद्ध तो तय हो चुका था, और इस युद्ध की जो परिणति है, ये युद्ध फाइनली कहाँ पहुंचता है? ये युद्ध पहुंचता है 1760 में फाइनल बैटल की तरफ, कि जहां पर या तो अंग्रेज जीतेंगे या फ्रांसीसी जीतेंगे। तो एक का तो भारत से बाहर जाना तय था। अब ये कौन होगा, ये हम देखते हैं। वांडीवाश की लड़ाई, कर्नाटका के तीसरे युद्ध के तहत हम पढ़ रहे हैं। और ये लड़ाई होती है 1760 में। ये पॉइंट ठीक कर लीजिए, अब मैंने वहाँ पर 1759 लिखवा दिया था, 1760 में वांडीवाश की लड़ाई हो जाती है पिछले में। अच्छा, दूसरी जो चीज़ थी वहाँ पर एक और चीज़ हुई थी, क्योंकि फैक्ट्स हैं कभी कभार स्लिप हो जाते हैं। तो मैग्ना कार्टा में मैंने आपको बताया था कि जब अंग्रेज़ों को मैग्ना कार्टा दिया था मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर ने, तो बंगाल की जो व्यापारिक एकाधिकार मिले थे वो 10,000 के बजाय 3,000 रुपये वार्षिकी में मिले थे। 3,000 वार्षिकी में बंगाल के, 10,000 रुपये वार्षिकी में सूरत के मिले थे। और मिंट कॉइन, ओपन मिंट कॉइन इन मुंबई, तो टकसाल स्थापित करने की जो थी वो बम्बई में मिली थी उनको अनुमति। तो यहाँ 3,000 कर लीजिएगा। और दूसरा जो वांडीवाश की लड़ाई है वो 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुए थे। तो यहाँ पर जो वांडीवाश की लड़ाई है, इसका नेतृत्व अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने किया था, और जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। तो आयरकूट ने उन्हें काउंट करते करते कूटा था। ये याद रखने का तरीका है कि आयरकूट ने काउंट कर करके इनको पीटा था। तो अंग्रेजी गवर्नर जनरल आयरकूट और यहाँ पे फ्रांसीसी काउंट लाली के बीच में हुआ, और इस लड़ाई में नो डाउट कि अंग्रेजों की विजय हुई। और जिसका प्रभाव काफी नकारात्मक पड़ा। और इस युद्ध का परिणाम या इस युद्ध की समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि के अनुरूप होती है। अब पेरिस की संधि 1763 में, पेरिस की संधि के परिणाम स्वरूप इस युद्ध का समापन होता है। पेरिस की संधि ने पूरे विश्व में अंग्रेज व फ्रांसीसियों के भी ऊपर लागू होती है, यानी कि सारी जगह अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने एग्रीमेंट कर दिया, तो ये भारत पर भी लागू हुआ। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की जीती हुई कंपनियां थी वो उन्हें वापस दे दी। ठीक है, पांडिचेरी जो था वो इन्हें वापस मिल गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इन्हें वापस मिला। इन्हें वापस शर्तें कुछ ये थी कि सबसे महत्वपूर्ण शर्त कि अंग्रेज कंपनी अब किलेबंदी नहीं कर सकेगी अपनी कंपनियों की। नहीं, दूसरी शर्त किलेबंदी का, यानी कि अब फ्रांसीसी सेना नहीं रख सकते। अब जब सेना ही नहीं होगी तो वो कंपनी की किलेबंदी कैसे करेंगे, फैक्ट्री की किलेबंदी कैसे करेंगे। तो ओवरऑल मिला के इस शर्तों का जो परिणाम था वो ये था कि अब फ्रांसीसी कंपनी केवल व्यापार पर ध्यान देगी, व्यापारिक कंपनी होगी, ना कि एक राजनीतिक कंपनी बनेगी। व्यापारिक कंपनी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फ्रांसीसियों की लगभग विदाई तय हो चुकी थी, और ये तय हो गया कि भारत में आने वाले समय में अंग्रेजों का राज होगा। अच्छा, इस लड़ाई को जीतने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि वांडीवाश की लड़ाई इन्होंने क्यों जीती है। आगे हम जब स्वतंत्र राज्यों का उदय करेंगे तो उसमें एक लड़ाई होती है 1757 में, प्लासी की लड़ाई।
और ये जो प्लासी की लड़ाई है ये बंगाल के नवाबों के बीच में, नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच में होती है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। और इस युद्ध ने ही एक्चुअल में तो तय कर दिया था कि भारत पर आने वाले समय में अंग्रेज राज करेंगे। क्योंकि मैंने अक्सर अपने पहले लेक्चर्स में बताया कि जिसने बंगाल को जीत लिया उसने भारत को जीत लिया। तो यहाँ पर उन्होंने 1757 में जब प्लासी की लड़ाई जीत ली, तो यानी कि जब उनके अधीन बंगाल आ गया, बिहार आ गया, उड़ीसा, इतना बड़ा क्षेत्र आ गया, तो धन की कोई कमी नहीं थी इनके पास। सैन्य आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था कि अब हम किसी को भी हरा सकते हैं। और इसी का परिणाम ये था कि वांडीवाश की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को आसानी से बाहर की तरफ धकेल दिया। और ये तय हो गया कि आने वाले समय में भारत पर राज अंग्रेजों का होगा। तो ये इस प्रकार से फ्रांसीसियों का अंत होता है। हालांकि 1954 में भारत सरकार ने फ्रांसीसियों से 3 क्षेत्र मुक्त करवाए थे और विधिवत रूप से तब हम कहते हैं कि फ्रांसीसियों का भारत से आगमन हो जाता है। तो 1954 में माही, पांडिचेरी, व चंद्रनगर, इनको मुक्त करवाकर 1954 में भारत सरकार ने भारतीय क्षेत्र में मिला लिया था। और इस प्रकार से फ्रांसीसी कंपनियों का या फ्रांसीसियों का भारत से विधिवत रूप से समापन माना जाता है। तो ये था फ्रांसीसी। अब 2 छोटे से टॉपिक और रह गए, उनको और करते हैं और इस प्रकार से हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम समाप्त कर देंगे। डेनिश, ये डेनिश थे कहाँ के? ये डेनिश डेनमार्क के निवासी थे, यानी कि डेनमार्क से आए थे। दूसरा, डेनिशों ने अपनी जो पहली जो कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी स्थापित की 1616 में। और इसी क्रम में 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबार में लगाई। ट्रैंकोबार तमिलनाडु में एक जगह है ट्रैंकोबार, वहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। इसी क्रम में इन्होंने 1676 में श्रीरामपुर, पश्चिमी बंगाल, यानी कि बंगाल में दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। लेकिन ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्थापित नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा, डेनिश जो थे वो अंग्रेजों के बाद आए थे भारत। एक चीज। दूसरा, 1620 में ट्रैंकोबार, 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए और आखिरी में इन्होंने अपना कारोबार 1745 में समेट लिया और अपनी जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो अंग्रेजों को देकर जा चुके थे। तो 1745 में उन्होंने अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री दे दी। ये चीज़ थी। तो इस प्रकार से डेनिशों की बहुत छोटी सी कहानी है। इसी प्रकार से स्वीडिश, ये स्वीडन के निवासी थे और 1731 में 1731 में भारत आए। लेकिन यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं, तो इन्होंने अपने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। इनका वास्तविक रूप से ज़्यादातर जो व्यापार था वो चीन के साथ होता था। तो यही चीज़ इसमें जानने लायक थे। तो इस प्रकार से हमने पूरा टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन या यूरोपीय व्यापारियों का आगमन उसको पूरी विधिवत रूप से समाप्त किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक लंबी वीडियो थी, कंसेप्चुअलाइज्ड वीडियो थी। अब कर्नाटका का जो दूसरा युद्ध है उसमें बहुत लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन मैंने एक एक चीज़ को स्टेप वाइज बताने की कोशिश की है। और मैं फिर कहता हूँ कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें।
हमारा टारगेट होना चाहिए कि इस महीने हम 1000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना चाहिए। इस 1000 के ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। और आगे जो है मैंने बताया कि जो जन नारा है, हमारा जो जन नारा है वो यही है कि इसे आगे 5 एजुकेशनल ग्रुप्स में या 5 अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि डिजिटल इंडिया के इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा सकें, सबको शिक्षा मिले। और शिक्षा पर केवल एक पर्टिकुलर वर्ग यानी कि पैसे वाले लोगों का ही अधिकार ना रहे, यही हमारा मकसद है और इसी मकसद के साथ हम चल रहे हैं। तो इस मकसद में आप हमारा साथ दें और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब का सिलसिला चलता रहना चाहिए। धन्यवाद।